नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज आपका 16th ऑफ जुलाई और उसी के साथ-साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आपको रेगुलर अपडेट्स चाहिए, आज का मतलब जो भी न्यूज़ का अपडेट्स होता है, हेडलाइंस का अपडेट्स या जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होता है उसका एक्सप्लेनेशन अगर आपको देखना है तो फिर आप हमारे वेबसाइट profitnama.com में जाके सारा चीज़ जो है वो आप कंटेंट एक्सेस कर पाएँगे। वहाँ पे आपको रजिस्टर का सारा कंटेंट एक्सेस करने के लिए आप रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के बाद सारा कंटेंट बहुत ही आसानी से एक्सेस कर पाएँगे। और उसी के साथ-साथ जो है हमारे व्हाट्सएप चैनल को जॉइन कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप को जॉइन कर सकते हैं रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। तो आज का जो मार्केट का हालत है वो हम चेक करेंगे और डिसेंट था आज मार्केट जो है ऑब्वियसली पॉजिटिव में ही आपका जो है वो क्लोज हो रहा है और रियल्टी सेगमेंट सेक्टर में बहुत अच्छा आपका तगड़ा मूवमेंट हमें देखने को मिला अगर हम इंडाइसिस को चेक करते हैं और एफएमसीजी में बहुत अच्छा मूवमेंट है नियर अबाउट 1% का ग्रोथ है। निफ्टी रियल्टी में आपका 1.6% का आपका ग्रोथ है। निफ्टी आईटी हैज़ बीन रियली गुड। सो जो टॉप सेक्टर है जहाँ पे सबसे ज़्यादा मूवमेंट हुआ है वो है आपका रियल्टी, एफएमसीजी और आईटी, विच इज़ अ वेरी मतलब वियर्ड काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन है। रियल्टी जो सेगमेंट है वहाँ पे हाँ, ये एक आपका बातचीत चल रहा है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स जो है उसके ऊपर गवर्नमेंट जो है वो सोच विचार कर रही है। सो उसकी वजह से वी कैन एक्सपेक्ट दैट अ लॉट ऑफ मूवमेंट इज गोइंग ऑन देयर। एफएमसीजी में भी जो है ये आपका सेंटिमेंट आपका हो रहा है कि आपका रूरल में जो रिकवरी है, रूरल में जो कंजम्पशन का रिकवरी है वो हो रहा है और जैसे आपको पता है कि एफएमसीजी अगर उसको सस्टेन करना है, सर्वाइव करना है और ज़्यादा ग्रो करना है तो एफएमसीजी को आपका रूरल मार्केट जो है वो ब्रेक करना पड़ेगा, वो ब्रेक इन करना पड़ेगा, उस मार्केट में घुसना पड़ेगा। निफ्टी आईटी में भी जो है डिसेंट ग्रोथ आपको देखने को मिला है और कंज्यूमर, निफ्टी 50 वैल्यू, निफ्टी एमएनसी ये सारी चीज़ें हैं, डिसेंट मूवमेंट है। सो निफ्टी में हाफ ऑफ द सेक्टर्स आर डूइंग रियली वेल। सबसे खराब हालत एक्चुअली आज मार्केट में कोई भी ऐसा इंडेक्स नहीं था जो बहुत ही खराब हालत है और मीडिया में बहुत अच्छा सेल ऑफ हुआ है। निफ्टी पीएसयू में अच्छा सेल ऑफ हुआ है, आपका फार्मा भी सेल ऑफ हुआ है और पीएसयू में जैसे हमने कल बात किया था कि म्यूचुअल फंड्स आर टेकिंग आउट स्लोली एंड ग्रेजुअली दे आर टेकिंग आउट द मनी। तो आज हमने देखा कि आपका देसी जो है वो आपका मार्केट में बहुत अच्छा सेल कर रहा है और जो घोड़ा है वो आपका मार्केट में परचेज कर रहा है। सो मार्केट मूड आप देख पा रहे हो किस तरीके से क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है एंड या दैट्स अबाउट इट। तो चलिए आज के इम्पोर्टेंट न्यूज़ को चेक करते हैं। एलटीसीजी यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स auditions for a new role in Indian realty show. The center is considering changing the holding period for computing capital gains tax on immovable assets. The goal is to bring out uniformity in the taxation of real estate. क्योंकि आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि लॉन्ग टर्म जो आप स्टॉक खरीदते हैं या कोई भी आप एसेट परचेज करते हैं तो वहाँ पे एसटीसीजी और एलटीसीजी देना पड़ता है, यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। तो म्यूचुअल फंड में क्या होता है, 1 साल के पहले अगर आप सेल कर देते हैं तो वहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है और 1 साल बाद होल्ड अगर आप करते हैं तो उसके बाद अगर आप सेल करते हैं तो वहाँ पे एलटीसीजी देना पड़ता है, यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है। तो उसका जो है आपका कैपिटल गेन जितना भी हुआ है उसके ऊपर आपका एक परसेंटेज जो है आपको गवर्नमेंट को शेयर करना पड़ता है। सो हर एक चीज़ का, हर एक एसेट का, हर एक आपका जो सेगमेंट है उसका अलग-अलग तरीके का जो कैलकुलेशन होता है और यहाँ पे गवर्नमेंट ये कंसिडर कर रही है कि अभी रियल्टी में क्योंकि और पुश चाहिए रियल्टी में एक्चुअली स्पेशली जो आपका अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर है या लग्जरी हाउसिंग सेक्टर या जो रियल्टी है, रियल एस्टेट का बिज़नेस है, वहाँ पे गवर्नमेंट चाहती है कि और भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है बिकॉज़ रियल एस्टेट का मार्केट इट इज़ वेरी, वेरी हॉट, इट इज़ वेरी, वेरी एक्सपेंसिव एंड जो कॉस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा आपका जो है इंक्रीज़ हुआ है और जो मिडल क्लास है जो टिपिकली इसका सबसे ज़्यादा कंज़म्पशन करता है उसके हाथ से निकल चुका है और इसकी वजह से क्या करना है, टू बाय अ होम यू हैव टू टेक बिगर एंड बिगर एंड बिगर लोन और आपको जैसे ऑलरेडी पता है कि बंदा जब लाइफ़ में सबसे बड़ा खर्चा होता है उसका घर, उसके बाद एजुकेशन, उसके बाद होता है आपका गाड़ी और उस गाड़ी के पहले होता है आपका शादी। तो 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 4-5 जो है सबसे बड़े एक्सपेंसेस होते हैं, घर होता है सबसे बड़ा एक्सपेंस। तो यहाँ पे जो आपका मतलब हमारे वेबसाइट में आपको ये सारा आर्टिकल जो है एक्सप्लेन किया रहता है, तो वो उसी के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। सो यहाँ पे आपको क्या दिखा रहा था, गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग चेंजिंग द होल्डिंग पीरियड फॉर रियल एस्टेट कैपिटल गेन्स टू अलाइन विद इक्विटीज पोटेंशियली इम्पैक्टेड प्रॉपर्टी मार्केट्स एंड इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे बोलने का मतलब ये है कि जो सिंपल भाषा में अगर हम करें तो यहाँ पे आपका स्टॉक और म्यूचुअल फंड में क्या होता है, 12 महीने क्या पहले अगर आप सेल कर देते हो वहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है और 12 महीने के बाद अगर आप उसको सेल करते हैं तो वहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है। और यहाँ पे डिफरेंस अगर आपको देखना है तो ये बहुत ही एक बड़ा फैक्टर हो जाता है जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि वहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि आप वैल्यू क्रिएशन चाहते हैं, आप कैपिटल गेन्स चाहते हैं, तो वहाँ पे क्योंकि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे अगर आपका कैपिटल गेन्स में से अगर बहुत ज़्यादा पैसा वो काट लेता है, 10% 20% अगर गवर्नमेंट काट लेता है तो फिर डजंट रियली मेक सेंस इन इन्वेस्टिंग। तो गवर्नमेंट अभी ये बोल रही है कि रियल एस्टेट में पहले क्या था कि जैसे आपका स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड में आपका 12 महीने का जो पीरियड था उसके नीचे बेचेंगे तो आपका एसटीजी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स लगेगा।
और आपका 12 महीने के बाद बेचेंगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स लगेगा। तो अभी वो क्या कर रहे हैं कि अभी रियल एस्टेट में वो 24 महीना है, तो गवर्नमेंट अभी बोल रही है कि भाई अभी 24 महीने से हम 12 तक लेके आते हैं, ताकि जो पूरे हमारा जो टैक्सेशन सिस्टम है तो वो आपका यूनिफॉर्म हो जाएगा। यानी स्टॉक, म्यूचुअल फंड और रियल एस्टेट को हम एक ही ब्रैकेट में जो है हम डील कर सकते हैं इन टर्म व्हेन इट कम्स टू कैपिटल गेन्स टैक्स। तो ये बहुत अच्छा चीज़ हो जाएगा। उसमें एडवांटेज ये हो जाएगा कि फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग जो है वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो 2 साल उसको होल्ड नहीं करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि भाई अभी मैंने इन्वेस्ट किया या कोई भी प्रोजेक्ट में मैंने इन्वेस्ट किया, सोचिए कि 50 लाख रुपए मैंने लगाया और 1 साल बाद उसका 52 लाख हो गया या 55 लाख हो गया, तो फिर मैंने उसको 1 साल के बाद अगर बेच दिया तो फिर मुझे वहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा, जो आपका कम होता है। अगर उसके पहले मैं बेचता हूँ, 1 साल बाद बेचता हूँ या 1 साल या 1.5 साल बाद बेचता हूँ, तो फिर अभी जो टैक्स रेजीम है उसके अंदर में आपको आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। सो वो यूनिफॉर्मिटी नहीं है कि स्टॉक, म्यूचुअल फंड और आपका रियल एस्टेट में। सो दैट इज़ समथिंग व्हिच इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पे सबसे बड़ा फ़ायदा ये हो जाएगा कि रिटेल इन्वेस्टर के लिए इट विल बिकम मच ईज़ियर टू इन्वेस्ट, एंड ऑल्सो इसका इम्पैक्ट ये होगा कि जो रियल एस्टेट कंपनीज़ हैं, जो REIT है, NVIT है, REIT है, वहाँ पे आपका जो पैसे का जो फ्लो है वो बहुत तगड़े लेवल पे ग्रो करेगा। और वही चीज़ आज हमने देखा कि किस तरीके से निफ्टी रियल्टी में बहुत अच्छा पैसा जो है मार्केट में आ रहा है, एंड दिस इज हाउ इट इज वर्किंग। फाइनेंस सेक्टर में भी थोड़ा सा हमें अच्छा देखने को मिल सकता है। कंस्ट्रक्शन में, रियल एस्टेट में अगर पैसा आएगा, REIT में पैसा आएगा, रियल एस्टेट कंपनी के पास पैसा आएगा, सो दे विल बी फोकसिंग मोर ऑन क्रिएटिंग मोर एंड मोर प्रोजेक्ट्स। तो अगर हम लॉन्ग टर्म बेनिफिट देखते हैं, तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट में फ़ायदा ये हो जाता है कि मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट ग्रोथ बढ़ेगा। और मार्केट में नेगेटिव ये है कि आपका मार्केट में वोलेटिलिटी होगा, क्योंकि आप 1 साल बाद जो है, मतलब पहले 24 महीना था, अभी 1 साल हो जाता है, तो ऑलमोस्ट हाफ हो गया। तो लोग जो है 1 साल वेट करने के बाद ही जो है पैसा निकालना शुरू कर देंगे, तो वहाँ पे मार्केट में आपका लिक्विडिटी का इश्यू भी हो सकता है, लिक्विडिटी का क्रंच भी हो सकता है, बट आई डोंट थिंक वो इमीडिएट कोई इफेक्ट होने वाला है। बट लॉन्ग टर्म में दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी बेनिफिशियरी। तो कौन-कौन से कंपनीज़ में बेनिफिट कर सकते हैं? जितने भी रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं, DLF हो गया, गोदरेज हो गया, मैक्रोटेक डेवलपर्स हो गए, सिग्नेचर हो गया, जितने भी रियल एस्टेट कंपनीज़ हैं, REITs हैं, दे आर गोइंग टू डेफिनिटली टेक बेनिफिट ऑफ इट। और REIT मैंने बताया था। और कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ आर आल्सो गोइंग टू टेक, दे आर गोइंग टू बी द डेरिवेटिव बेनिफिशियरी ऑफ दिस होल प्रोसेस ऑल टुगेदर। नेक्स्ट न्यूज़ है, बैंक्स क्यू अप फॉर 40,000 इक्विटी फंड रेज़। तो यहाँ पे बातचीत ये चल रहा है कि जो बैंक्स जो है वो नियर अबाउट 40,000 करोड़ जो है वो फंड रेज करने वाली है। क्यों फंड रेज करने वाली है? प्राइमरली ये पैसा जो है ऑलरेडी, जैसे आपने देखा कि SBI, HDFC, इन्होंने लाख-लाख करोड़, मतलब लाख-लाख करोड़ जो है बॉन्ड मार्केट से पैसा उठाया। क्यों उठाया? क्योंकि ये पैसा जो है ये मार्केट में एज़ अ लोन ये ऑफर करना चाहते हैं। क्योंकि कोई बैंक होता है वो आइदर RBI से पैसा उठाता है या आपका बॉन्ड मार्केट से पैसा उठाता है, और उस पैसे को आपको लोन के फॉर्म में जो है आपको सेल करता है। और वहाँ पे जो आपका लोन का जो रेट होता है, और जो जिस रेट को, फॉर एग्जांपल अगर RBI से 5% रेट पे लिया, आपको वो 7.5% रेट पे बेच रहा है, तो 2% का जो मार्जिन है वो आपका कहते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम। और वो पैसा आपका जो है बैंक अपनी, दैट इज द रेवेन्यू ऑफ द बैंक प्राइमरली। और यहाँ पे बहुत सारे बड़े-बड़े बैंक्स, प्राइमरली आपके PNB हो गए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो गए, प्राइमरली आपके PSU बैंक जो है, वो यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं कि भाई हम जो है इक्विटी सेल के माध्यम से, यानी FPO के माध्यम से, ये आपका OFS नहीं है। ये OFS नहीं है आपका, मोस्ट प्रोबेबली OFS भी हो सकता है, FPO भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। OFS और FPO दोनों का क्या होता है, मतलब वो डेफिनेटली आपको थोड़ा-सा स्टडी करना चाहिए। आज के लिए आपका ये होमवर्क है कि FPO और OFS का मतलब क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये आपका होमवर्क है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और इसके माध्यम से मैं आपका जो है GK जो है, और स्पेशली फाइनेंशियल जो इन्फॉर्मेशन है या जनरल नॉलेज है, उसको मैं अपडेट करने की कोशिश करता हूँ, या करूँगा। सो दिस मूव एम्स टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल हेल्थ एंड सपोर्ट ऑफ द एक्सपेंशन प्लान। ऑलरेडी यहाँ पे और एक चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो बैंक्स के जो प्रोविजन है वो स्पेशली PSU बैंक से बहुत ज़्यादा है। नियर अबाउट 20%, 12%, 15%, 22% का आपका प्रोविजन है। यानी जो भी लोन अमाउंट वो दे रहे हैं, वहाँ पे 22% उनको अपने पास रखना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी PSU का जो लॉस होता है, यानी जो NPA होता है, वो बहुत ही ज़्यादा होता है। और यहाँ पे सबसे बड़ा एडवांटेज ये हो जाएगा कि ये जो पैसा है, ये पैसा जो है, आइदर दे विल बी डाइल्यूटिंग द एक्जिस्टिंग शेयर, which can dilute the existing share. So most probably we can expect that FPO करने वाले हैं, OFS नहीं करेंगे, या OFS भी कर सकते हैं। It all depends, ठीक है। और यहाँ पे ये जो पैसा है, इस कैपिटल को इस्तेमाल करेंगे प्राइमरीली अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, और लोन जो है, लोन को ज़्यादा ऑफर करने के लिए। सो यहाँ पे छोटे बड़े बैंक्स सबको जो है वो इस प्रोसेस में हिस्सा लेने वाले हैं। प्राइमरीली PSU में हमें ज़्यादा फोकस देखने को मिल रहा है। तो अभी इसका जो इम्पैक्ट होने वाला है, डेफिनेटली बैंकिंग सेक्टर में इम्पैक्ट होने वाला है। और ऑलरेडी मैंने बताया था कि जो आदमी पैसा उठाता है, बैंक से पैसा उठाता है, वो किस लिए पैसा उठाता है? वो प्राइमरीली उठाता है रियल एस्टेट के लिए, और आपका गाड़ी खरीदने के लिए, शादी करने के लिए, पर्सनल जो
ख्वाहिशें होती हैं उसको फुलफ़िल करने के लिए वही चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स ये होगा कि इनका जो क्रेडिट का जो बुक है, क्रेडिट बुक या लोन बुक जो है वो आपका बढ़ेगा और उसके माध्यम से उनका जो इनकम है, रेवेन्यू है वो ग्रो करेगा और ओवरऑल क्या होगा कि लोग जब ज़्यादा खर्चा करेंगे तो आपका जीडीपी एक्सपेंशन होगा इसके कारण से। तो यहाँ पे कौन-कौन से कंपनीज़ का बेनिफिट होने वाला है, कोटक महिंद्रा इन्वेस्टमेंट बैंक्स आर गोइंग टू बेसिकली लीड क्योंकि वही इसको ज़्यादातर जो है परचेज़ करेंगे, प्राइवेट इक्विटी फर्म्स हैं या पेंशन फंड्स हैं, वो प्राइमरीली इसमें इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो बड़े-बड़े क्यूआई क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बैंक्स है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टर्स हैं, institutional investors are going to take part of it and definitely they are going to buy और क्योंकि म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस के पास भी बहुत ज़्यादा पैसा है, सो दे आर गोइंग टू टेक एडवांटेज ऑफ इट। अगला न्यूज़ आया है कि 2 बिड ही हुए हैं आपका आईयूसी के जो ग्रीन प्रोजेक्ट है, ग्रीन H2 का प्रोजेक्ट है यानी हाइड्रोजन का प्रोजेक्ट है, उसमें आपका हाइड्रोजन क्रिएशन करना पड़ेगा या हाइड्रोजन मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ेगा, उसका टेंडर ये निकाल रहे थे। तो वहाँ पे सिर्फ इसको 2 ही बिड मिले हैं, तो 2 बिड मिलना तो फिर से ये रीबिड होगा क्योंकि पहले वाला बिड जो है वो कैंसल हो गया था बिकॉज़ ऑफ देयर वाज़ अ केस ऑफ प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, तो उसकी वजह से वो कैंसल हो गया था। तो अभी फिर से इनको जो है आपका रीबिडिंग करना पड़ेगा क्योंकि 2 टेंडर इज़ नॉट इनफ। पीएसयू स्टॉक में बहुत तगड़े लेवल का मूवमेंट चल रहा है, सो नियर अबाउट 12 लाख करोड़ जो है आफ्टर कैपिटलाइजेशन हुआ है बेसिकली जून 4 के बाद 12 लाख करोड़ का जो अ, आप बोल सकते हो कि कैपिटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो आपका ग्रो हुआ है, विच इज़ समथिंग विच इज़ वेरी वेरी नाइस। और इसलिए आपने कल देखा होगा कि कल म्यूचुअल फंड का ये ट्रेंड आ चुका है कि वो अभी भी एफएसआई में ज़्यादा मूव कर रहे हैं और जो पीएसयू स्टॉक्स है वहाँ से वो आस्ते-आस्ते जो एग्जिट करना शुरू कर रहे हैं और वही ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा। दे विल बी डूइंग अ लॉट ऑफ प्रॉफिट बुकिंग एंड दे विल बी टेकिंग आउट द मनी एंड इन्वेस्टिंग इनटू बीएफएसआई एंड आईटी, स्मॉल कैप आईटी भी हो सकता है, रियल्टी में भी हो सकता है और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री और ऑटोमोटिव एंसिलरी इंडस्ट्री में हल्का-फुल्का वो इन्वेस्ट करेंगे। टायर वाले सेगमेंट में भी वी कैन एक्सपेक्ट दैट देयर विल बी गुड मूवमेंट देयर। जियो फाइनेंशियल का जो नेट है, जो नेट प्रॉफिट है वो आपका 6% गिरा है। दिस इज़ बिकॉज़ ऑफ लो नेट इंटरेस्ट इनकम, सो दैट शोज़ दैट उनका जो नेट इंटरेस्ट इनकम हो रहा है जिसके माध्यम से वो पैसा कमाते हैं वो गिर रहा है और हाई ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। प्राइमरीली आपका मार्केटिंग एक्सपेंसेस का जो है वो ज़्यादा बढ़ा है। एचडीएफसी लाइफ ने आपका 15% का राइज दिया है और यहाँ पे एपीई या दैट इज एनुअलाइज्ड प्रीमियम इक्विवेलेंट वो आपका 31% बढ़ा है, विच इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। सो इंश्योरेंस सेगमेंट में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि देयर विल बी अ गुड अमाउंट ऑफ मूवमेंट इन दैट सेक्टर। तो जो आपका एचडीएफसी का जो इंश्योरेंस का बिजनेस है वहाँ भी यूलिप बहुत अच्छा बिक रहा है, यूलिप का जो मार्केट शेयर है वो बहुत ज़्यादा है एंड इट इज ऑल्सो लुकिंग टू रेस 2000 करोड़ थ्रू एनसीडी यानी नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर और प्राइमरली ये पैसा जो आपका है बिजनेस को ग्रो करने के लिए आपका इस्तेमाल किया जाएगा। और ओवरऑल अगर हम देखें तो इंश्योरेंस सेक्टर इज डूइंग रियली वेल और लाइफ इंश्योरेंस जो कंपनीज है दे आर आल्सो डूइंग रियली वेल और द होल इंडस्ट्री इज गोइंग टू ग्रो रियली रियली वेल, वही हमें यहाँ पे देखने को मिला। और ये सारा जो न्यूज़ का जो एक्सप्लेनेशन है ये आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाता है और यही चीज़ सबसे बड़ा एडवांटेज हो जाता है कि प्रॉफिट नामा में आपका इंडिविजुअल हेडलाइंस जो मैं यहाँ पे आपका एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसी के साथ साथ जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ होते हैं उसको भी यहाँ पे डिटेल्स में आपका एक्सप्लेन किया जाता है ताकि यहाँ पे जिस तरीके से आपको समझ में आ रहा है उसी तरीके से आपको सारा कॉन्सेप्ट सारा कुछ समझ में आ जाएगा, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो क्या-क्या चीज़ें हम यहाँ पे कवर करते हैं, यहाँ पे हर एक न्यूज़ को इस तरीके से कवर किया जाता है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म बेनिफिट, लॉन्ग टर्म बेनिफिट और रिटेल इन्वेस्टर के ऊपर क्या बेनिफिट होगा, इंडस्ट्री के ऊपर क्या बेनिफिट होगा और इसका एनालिसिस क्या है, टीएलडीआर क्या है, मतलब संक्षेप में इसका मतलब क्या है, इस न्यूज़ का मतलब क्या है, ये सारा चीज़ आपको देखने को मिलता है या समझने को मिलता है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जो नेट प्रॉफिट है वो 47% ग्रो है, इवन उनका जो प्रोविजन है दैट इज 22%। जस्ट इमेजिन 22% इंक्रीज इन प्रोविजन एंड कंटिजेंसी, सो इट इज डूइंग रियली रियली वेल। और मतलब वही दिक्कत होता है नहीं, उल्टा सीधा ये लोग लोन डालना शुरू कर देते हैं। पीएसयू को ये दिक्कत होता है कि एनपीए बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए आपको यहाँ पे ग्रोथ भी ज़्यादा देखने को मिलेगा, बट जो प्रोविजन और कंटिजेंसी है वहाँ पे भी आपको ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला है फॉर द ऑब्वियस रीजंस। बट इसका सबसे बड़ा इंडिकेशन ये है कि जो पीएसयू सेक्टर्स है, पीएसयू बैंक्स है, दे आर आल्सो डूइंग क्वाइट वेल और आपका जो ग्रॉस एनपीए है वो गिरा है टू 1.85, सो विच इज आल्सो वेरी गुड। यानी आपका जो एसेट क्वालिटी वो भी इंप्रूव हुआ है, प्रॉफिट ग्रोथ भी हुआ है और यहाँ पे हायर प्रोविजन while the bank had to increase provision, the strong profit growth shows resilience, which can reassure investors about the bank stability. So PSU, it is kind of a hit and miss kind of चीज़ें होती हैं, अंदर क्या-क्या हो रहा है, क्या करप्शन हो रहा है, आपको पता नहीं चलता है। बट इसका इम्पैक्ट ये होने वाला है कि जिस टिपिकली आपका जो बैंकिंग सेक्टर है, पीएसयू बैंक है, वहाँ पे एक पॉजिटिव सेंटीमेंट आपको देखने को मिलेगा। वी कैन एक्सपेक्ट दैट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, नॉट स्टेट बैंक बट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, जितने भी सारे दूसरे जो छोटे-छोटे या आपके गवर्नमेंट के पीएसयू बैंक है, दे आर आल्सो गोइंग टू डू रियली वेल बिकॉज़ ये जो ट्रेंड है, ये जो आपका
ग्रोथ है वो अक्रॉस द बोर्ड दिखाई देता है टिपिकली, और इसमें जो है इन्वेस्टर्स माइट बी इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट, और ऑलरेडी म्यूचुअल फंड ने बात किया था कि BFSI सेगमेंट में दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट, सो देयर माइट बी अ काइंड ऑफ सेल ऑफ एंड आल्सो बाइंग इन द PSU बैंक सेगमेंट एज वेल। नेगेटिव्स ये है, लॉन्ग टर्म नेगेटिव्स ये है कि हायर प्रोविजन कॉस्ट जो है वो आपका प्रॉफिटेबिलिटी को इम्पैक्ट करता है, बिकॉज वो कैश आपको अपने पास रखना पड़ता है, बिकॉज वो कंसिडर किया जाता है कि वो आपका ऑलरेडी लॉस हो चुका है उसको कंपेंसेट करने के लिए। सो वो पैसा अगर आपके पास पड़ा हुआ है उसको अगर आप यूज नहीं कर पा रहे हैं, सो दैट इज मनी नॉट बीइंग यूज्ड एंड दैट शोज दैट यू आर लूजिंग आउट द इनकम दैट यू कुड हैव मेड। और HDFC AMC जो है उसने भी 26% ग्रोथ दिया है। एसेट मैनेजमेंट कंपनी इज प्राइमरली द HDFC आर्म विच इज रनिंग द म्यूचुअल फंड सेगमेंट, और यहाँ पे ग्रोथ ऑब्वियसली होने वाला है बिकॉज पैसा आ रहा है एक्सपेंस रेशियो के माध्यम से, दे आर मेकिंग दैट मनी। और कुछ कुछ स्टेट्स में जो है आप घर बैठे दारू जो है ऑर्डर कर सकते हैं, अगर आप दारू का सेवन करते हैं, दारू के शौकीन हैं, तो फिर इस जगह पे महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़ में आपको मोस्ट प्रोबेबली ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। चलो, Temasek जो है वो आपका $10 बिलियन 3 साल में इन्वेस्ट करने वाला है। चाइना एक्चुअली स्लम्प तो है नहीं, बट दैट इज मोर ऑफ अ टेम्पररी फेज। रियल एस्टेट का बहुत एक इशू है वो चल रहा है, एंड आई एम प्रीटी मच गवर्नमेंट जो है वो बहुत ही लो कॉस्ट या जीरो कॉस्ट लोन आपको प्रोवाइड कर रहा है, उसके माध्यम से द मार्केट इज स्लोली एंड ग्रेजुअली सर्वाइविंग एंड ग्रेजुअली रिकवरिंग। बट Temasek होल्डिंग जो है वो आपका सिंगापुर बेस्ड इन्वेस्टमेंट कंपनी है, वो बोल रहा है कि भाई चाइना जो है China has been doing really well for us, but India is doing better. So we want to invest that money into India. So that is why we are expecting, or this company is expected to invest near about $10 billion in India for the next 3 years. So सबसे बड़ा advantage ये होता है कि ये लोग FDI करते हैं। FDI as in ये लोग कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, एज अ कंपनी को आइदर बाई आउट करते हैं या वहाँ पे स्टेक परचेज करते हैं या उसमें कैपिटल इन्फ्यूजन करते हैं, जिसके माध्यम से जो है कंपनीज इंडिया में वो ग्रो करती हैं। और जो कंपनी जो है लेट स्टेज में है, सीरीज भी फंड रेज उन्होंने किया है जो IPO में जाने वाले हैं, तो उस जगह पे Temasek विल बी टेकिंग एन अपॉर्चुनिटी एंड दे विल बी ट्राइंग टू फाइंड आउट एन अपॉर्चुनिटी कहाँ पे वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, ताकि उस कंपनी को पुश करके IPO तक लेके जा सके, और वहाँ पे IPO के माध्यम से दे कैन सेल द स्टॉक एंड डू देयर प्रॉफिट बुकिंग वेरी वेरी इजीली। और कौन कौन से सेक्टर में हम एक्सपेक्ट कर पा रहे हैं कि जो आपका ग्रोथ सेक्टर है, जैसे आपका फार्मा हो गया, हेल्थ केयर हो गया, इवन आपका फाइनेंस वाला सेक्टर हो गया, फाइनेंशियल सर्विसेज वाले सेक्टर हो गए, इंश्योरेंस वाले सेक्टर हो गए वहाँ पे, और एनर्जी वाला सेक्टर भी है, उस जगह पे दे विल बी लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट तो यही है कि इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे तो फिर इंडिया में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो लोगों के पास पैसा आएगा, GDP में ग्रोथ होगा। बट बहुत ज़्यादा पैसा डालने से भी दिक्कत होती है कि वैल्यूएशन जैसे ऑलरेडी वैल्यूएशन जब आपका बढ़ जाता है तो फिर मार्केट में क्रैश होने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। और HUL जो है, हिंदुस्तान यूनिलीवर, अभी दे आर प्राइमरी डूइंग कंसोलिडेशन, तो अपना जो वाटर वाला बिजनेस है यानी वाटर प्यूरिफायर वाला बिजनेस है, वो आपका AO स्मिथ में वो सेल कर देगा फॉर 600 करोड़। सो हिंदुस्तान यूनिलीवर इज डूइंग अ लॉट ऑफ कंसोलिडेशन। वो बहुत जगह पे जो FMCG वो जायंट कंपनी है, बट वो जो है आपका कंसोलिडेशन कर रहा है कि जो वहाँ पे देख रहा है कि भाई ये मेरा कोर सेक्टर नहीं है, इस जगह पे मैं मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकता, क्योंकि वाटर प्यूरिफायर वाला सेगमेंट में आपका केंट इज दी मार्केट लीडर। फिर उसके बाद AO स्मिथ इज ऑल्सो डूइंग रियली वेल, और बहुत सारे ब्रांड्स यहाँ पे आ चुके हैं, बहुत सारे ब्रांड्स जो इसमें गेम खेल रहे हैं, तो ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है। तो इस जगह पे HUL जो है वो उसने ब्रांड बनाया था, बट वो देख रहा है कि भाई इस जगह पे आके उतना मुझे फायदा नहीं हो रहा है, सो दे आर गोइंग टू सेल दिस ब्रांड टू AO स्मिथ फॉर 601 करोड़। अगर आपको पता नहीं, प्योरिट ब्रांड जो है, प्योरिट वाटर जो है, वो आपका कॉपर बेस्ड इन्होंने शायद से लॉन्च किया था फर्स्ट इन इंडिया, उसके लिए मैं इस ब्रांड को पहचानता हूँ। ये जो प्योरिट है ना, ये कॉपर वाला चीज़ को देख के मैं इसको पहचानता हूँ, प्योरिट वाला। एंड मोस्ट ऑफ सचिन ने भी इसको जो है आपका इंडोर्स किया था, सचिन ने किया था क्या? लिव प्योर, अच्छा ये दूसरा ब्रांड, लिव प्योर, ओके। सो या प्योरिट इस ब्रांड को जो है ये सेल अप कर रहे हैं टू AO स्मिथ। So they are divesting non-core assets like a sale of its Annapurna and Captain Cook brands last year. लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स कंपनी के लिए ये होता है कि जब आप अपने पोर्टफोलियो को स्ट्रीमलाइन करते हैं, तो जो भी आपका एक्सेसिव बोलते हैं ना फैट जो है, आप यू आर कटिंग योर फैट एंड कटिंग योर लॉसेस। सो जिस जगह पे आप देख रहे हैं कि मार्केट बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटेटिव है, वहाँ पे आपका कोर कॉम्पिटेंसी नहीं है, मे बी आपने वहाँ पे पहले गेम खेला था, वो आपके लिए प्रॉफिटेबल था, बट अभी मार्केट जिस तरीके से बिहेव कर रहा है, मे बी आपका जो कोर बिजनेस है उसमें आपको फोकस करना चाहिए। यू आर बेसिकली ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ अदर बिजनेसेस विच इज गोइंग टू ड्रैग यू डाउन एंड एंकर यू डाउन। तो वही चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, एंड या दैट्स अबाउट इट। सो नॉट इंटरेस्ट, यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ इसलिए है बिकॉज अगर HUL इस तरीके से बिहेव कर रहा है, सो ये इसका ट्रिकल इफेक्ट या रिपल इफेक्ट जो है, ट्रिकल डाउन इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, रिपल इफेक्ट देखने को मिलेगा। किस तरीके से रिपल इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा? यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा दैट
a lot of major FMCG companies are going to follow suit, और वो क्या करेंगे, वही वही करेंगे कि जो नॉन कोर सेगमेंट है, नॉन कोर एसेट है, उसको वो स्लोली एंड ग्रेजुअली सेल ऑफ कर देंगे। क्योंकि टाटा ने बोला था कि बिस्लरी को परचेज करेंगे, बट लास्ट में उसने बिस्लरी को परचेज नहीं किया, बिकॉज टाटा का जो FMCG वाला सेगमेंट है, वहाँ पे भी बिस्लरी वॉज नॉट डूइंग दैट वैल्यू एडिशन। बिस्लरी इटसेल्फ इज अ डिफरेंट कंपनी ऑपरेटिंग इन अ डिफरेंट सेगमेंट, एंड FMCG के अंदर आप बोल सकते हो कि आता है, बट स्टिल इट्स अ डिफरेंट सेगमेंट ऑल टुगेदर। अडानी बोल रहे हैं कि भाई हमारा जो पोर्ट का बिजनेस है 5 साल में हम उसको डबल करने की कोशिश करेंगे, और ऑलरेडी जैसे आपको पता है कि दे आर गोइंग टू गेट इनटू शिप बिल्डिंग बिजनेस एज वेल। तो पोर्ट मैनेजमेंट, गुड्स हैंडलिंग, लॉजिस्टिक्स, वेयर हाउसिंग, डेटा सेंटर, सारी चीज़ पे अडानी आ चुका है। सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग, हर एक जगह पे अडानी जो है घुस चुका है। सो इससे क्या इम्पैक्ट हो सकता है? डेफिनेटली जो अडानी इंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट्स एंड SEZ, उसका जो वैल्यू है, सेंटिमेंट उसका पॉजिटिव होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और वरुण बेवरेजेस लिमिटेड, दे आर गोइंग टू एक्सपैंड इनटू अफ्रीका। जैसे एयरटेल ने भी अफ्रीका में एक्सपैंड किया है, उसी तरीके से VRL इज ऑल्सो एक्सपैंडिंग इनटू ज़ाम्बिया एंड जिम्बाब्वे, and they will be establishing units to manufacture and distribute PepsiCo snacks in Zimbabwe and Zambia. So it's obviously very good thing, और यहाँ पे वरुण बेवरेजेस का जो है स्टॉक पे आपको पॉजिटिव सेंटीमेंट हमें देखने को मिल सकता है। प्रीमियमाइजेशन वही चीज़ हमें देखने को मिला है कि हाफ ऑफ द कार्स दैट आर बीइंग सोल्ड आर मोर देन 10 लाख रुपीज। सो एस्पिरेशनल सेगमेंट है, गाड़ी जो है आपका 10 लाख के नीचे जो है, जैसे आपका हैचबैक हो गया, छोटे छोटे हैचबैक हो गए, वो भी उसका भी दाम नहीं है, अबाउट 40-50% ग्रोथ हुआ है। फिर भी लोग जो है उसको, क्योंकि जो बंदा 8 लाख रुपए का गाड़ी खरीदेगा तो उसके लिए 12 लाख रुपए का गाड़ी वही होता है ना कि फीचर अच्छा है, सनरूफ है, ये सारा चीज़ें जो है वो देख के बंदा जो है 11 लाख 12 लाख रुपए का गाड़ी जो है अपग्रेड कर लेता है, खरीद लेता है, बिकॉज लोन में उसको परवड़ता है। वही चीज़ आपको फ़ोन में भी देखने को मिल रहा है, गाड़ी में भी देखने को मिल रहा है, बट लॉन्ग टर्म इसका इम्पैक्ट क्या होगा, दैट नीड्स टू बी सीन, बिकॉज यहाँ पे जो फाइनेंस सेक्टर है या फाइनेंशियल सर्विसेज हैं या जो बैंक्स है, बिकॉज दे आर सेंडिंग आउट एंड सेलिंग अ लॉट ऑफ लोन्स, सो फॉर देम इट इज़ वेरी बेनिफिशियल, बट फॉर द आम जनता इट इज़ नॉट दैट गुड एंड इट माइट नॉट बी दैट सस्टेनेबल फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बट स्टिल मार्केट जिस तरीके से बिहेव कर रहा है, यू नेवर नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन। और EV जो है, इट इज़ फेसिंग अ लॉट ऑफ चैलेंज एंड फॉर ऑब्वियस रीजंस, बिकॉज EV इज़ वेरी एक्सपेंसिव, नॉट वेरी रिलायबल इन टर्म्स ऑफ दैट आपको 8 साल बाद जो है 60 गाड़ी का 60% कॉस्ट देके नया बैटरी चेंज करना पड़ेगा, विच इज़ नॉट रियली प्रैक्टिकल, एटलीस्ट इन इंडिया, जहाँ पे कॉस्ट ऑफ ओनरशिप बाइंग अ कार इज वेरी इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ लग्जरी, इट इज स्टिल कंसिडर्ड टू बी अ लग्जरी टू बाई अ कार इन इंडिया। सो उस जगह पे EV डजंट रियली मेक सेंस जब तक आप उसको कॉस्ट जो है उसको रिड्यूस कर नहीं पाते हैं, और स्पेशली जो बैटरी कॉस्ट है उसको जब तक आप नियर अबाउट 20% तक अगर नहीं लेके आ पाते हैं, सो इन इंडिया इट इज़ नॉट वेरी सूटेबल। अशोक लेलैंड को 980 करोड़ का जो है ऑर्डर मिला है महाराष्ट्र स्टेट ट्रांसपोर्ट से, और वो 2100 बस जो है वो उसको सप्लाई करेंगे, और अशोक लेलैंड इज डूइंग रियली वेल। जी जो है आपका 2000 करोड़ जो है वो उठाने वाले हैं, और प्राइमरीली आपका OFS या FPO के माध्यम से उठाएंगे, और ये इशुएंस ऑफ सिक्योरिटी, सो वी कैन एक्सपेक्ट दैट FPO होगा यहाँ पे। 2000 करोड़ उठाएंगे और कंपनी को ग्रो करने के लिए, चलाने के लिए, क्योंकि सोनी के साथ मर्जर जो है वो फेल हो चुका है, और उसको ग्रो करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए दे आर गोइंग टू यूज दैट मनी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और उसी के साथ साथ हमारे वेबसाइट में जाइए, सारा जो न्यूज़ कंटेंट है आपको मिल जाता है, सारे आप बहुत ही आसानी से आप एक्सेस कर पाएंगे। साइन इन पे क्लिक करके आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं, और सारा कंटेंट जो यहाँ पे देख रहे हैं ना, एक्सेस मैं कर रहा हूँ, पूरा A to Z एक्सेस कर रहा हूँ, आप एक्सेस कर पाएंगे। और अगर आप मेंबरशिप नहीं लेते हैं तो फिर उसमें क्या होता है कि हाफ ऑफ द यू विल बी एबल टू सी हाफ ऑफ द आर्टिकल, बाकी आर्टिकल आपको नहीं दिखेगा। सो दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आई विल सी यू टुमारो, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।